बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सर्कुलर मोशन उसको डिस्कस करते हुए आ रहे थे। उसको डिस्कस हमने किया और जो चैप्टर के टॉपिक्स थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए, सारे के सारे हमने स्टडी कर लिए। अब आज की जो इस वीडियो है उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस चैप्टर के एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। यानी इस वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 की जो एग्जांपल्स है हमारे पास उनको सॉल्व करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट अपनी एग्जांपल्स की तरफ। जो पहली वाली एग्जांपल हमारे पास आ रही है वो एग्जांपल है 5.1, ठीक है। 5.1 एग्जांपल में क्या बताया जा रहा है, मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। आप भी अगर आपके पास बुक है तो आप साथ साथ स्टेटमेंट को फॉलो करें, ठीक है। या आप गौर से सुने ताकि आपको पता चल सके कि इस एग्जांपल के अंदर हमें क्या पूछा जा रहा है और ये हमें क्या बताया जा रहा है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये सारा काम इस वाली वीडियो को, इस वाली स्टेटमेंट में हम देखते हैं। 5.1 एग्जांपल नंबर कहते हैं an electric fan rotating at 3 revolution per second is switched off, ठीक है। कि जो इलेक्ट्रिक फैन है एक सेकंड के अंदर उसकी 3 रेवोल्यूशंस आ रही हैं बंद होने के बाद, यानी एक सेकंड के अंदर वो 3 चक्कर उसने लगाने हैं। इट कम्स टू रेस्ट इन 18 सेकंड, ठीक है। वो रेस्ट में आता है आफ्टर 18 सेकंड, लेकिन एक सेकंड में जो उसकी रेवोल्यूशन थी वो कितनी थी, 3। assuming deceleration to be uniform, ठीक है। deceleration means reciprocal of acceleration, ठीक है। कहते हैं इस केस में जो deceleration है वो क्या आपके पास आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है। फाइंड इट्स वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आपको deceleration फाइंड करना है। अल्फा उसको कह सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आप कह सकते हैं। हाउ मेनी रेवोल्यूशन इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि रेस्ट पर आने से पहले उसने कितनी रेवोल्यूशंस ली, ठीक है। ये भी आपने फाइंड करनी है। दो चीजें आप फाइंड करेंगे, नंबर 1 डेसिलरेशन, नंबर 2 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है। इट टेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि रेस्ट में आने से पहले इसने कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट की, आप ये भी देखेंगे। तो चलती है स्टूडेंट अपने इस एग्जांपल की जो गिवन डाटा है उसकी तरफ। गिवन डाटा में हमें क्या बताया जा रहा है वो डिस्कस करेंगे हम। गिवन डाटा में कहते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी is equal to omega 1 is equal to 3 revolution पर सेकंड, ठीक है। बेसमेंट में दिया हुआ है 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा एफ को आपके पास आ गया 0। चूंकि 3 रेवोल्यूशन के साथ एक सेकंड में 3 रेवोल्यूशन ले रहा था फैन जो है, लेकिन एट टाइम वो जो है रेस्ट की हालत में आ गया, यानी वो स्टॉप हो गया। तो स्टॉप होने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो क्या आएगी, 0। फिर कहते हैं टाइम, उसने टाइम कितना लिया, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 18 सेकंड। अब टू फाइंड आपके पास क्या आएगा कि आपने इसमें मालूम क्या करना है, टू फाइंड स्टूडेंट फाइंड आपने क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा, ये आप फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आप ये भी क्या करेंगे, ठीक है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा। ये भी आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इस एग्जांपल के अंदर। आप स्टूडेंट कैलकुलेशन की तरफ जब हम चलेंगे,
कैलकुलेशन पहले नंबर में आपने फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं अल्फा जो होता है, ठीक है, या सिंपल हम अल्फा की बात करें या एक्सेलरेशन की बात करें तो स्टूडेंट बेसिकली अल्फा जो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंजिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जब टाइम के लिहाज से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो आपके पास क्या आ रहा होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आपने निकाला है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आएगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी, यानी कि आपके पास जो चेंजिंग वेलोसिटी है यानी ओमेगा एफ फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो आपके पास चेंज आएगा, उसको आपने डिवाइड कर देना है टाइम टी के साथ। तो वैल्यूज को पुट करने के बाद ओमेगा एफ था आपके पास 0, ओमेगा आई था माइनस ओमेगा आ गया 3, टी था आपके पास 18, तो आपके पास -3 ओवर 18, 3 1 टाइम 3 6 टाइम, तो आपके पास स्टूडेंट्स जो डेसिमलेशन आ रहा है वो आपके पास आ रहा है -6, ठीक है। नेगेटिव साइन शोज दैट, ठीक है, नेगेटिव साइन शोज दैट क्या शो कर रहा है आपके पास कि जो डेसिमलेशन की वैल्यू, चूंकि हम इधर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए या रेसिप्रोकल आ जाए तो उसको हम कहते हैं डेसिमलेशन। अगर इसको पॉइंट में लिखें तो 0.16 रेवोल्यूशन पर सेकंड, 0. डिवाइड करें 1.6 को तो आपके पास क्या आएगा, सॉरी 1.6 था ये 1/6, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0.167 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं अल्फा के लिए, और आंसर जो माइनस में आ रहा है और माइनस आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास एक्सेलरेशन नहीं बल्कि डेसिमलेशन आ रहा है, क्योंकि रेसिप्रोकल या नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डेसिमलेशन। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कहते हैं हमने पढ़ा थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, लीनियर की बात करें तो कह सकते हैं कि वैसे भी हम यही कहेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम ये सारे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट करेंगे। चूंकि हमने बात की जो लीनियर को हमने कन्वर्ट किया था स्टूडेंट इसके अंदर एंगुलर इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास जो एंगुलर इक्वेशन में वैल्यू आई थी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो थी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी ओमेगा आई टी प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन टी का स्क्वायर, हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज आ गई थी। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। ओमेगा आई था आपके पास 3 इनटू टी था आपके पास 18 प्लस हाफ अल्फा आपके पास आया -0.167, ठीक है, अल्फा जो आपके पास आया था। उसके बाद टी टाइम था 18 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट इन वैल्यूज को आप हल करें 3 18 टाइम को आपके पास आ जाएगा 54 प्लस, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या करें, जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे फिर 18 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आएगा, जब आप इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.083 into 18 का स्क्वायर इज 324, ठीक है। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, 54 तो एज इट इज आएगा और इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है
तो थीटा इज इक्वल टू 54 प्लस माइनस माइनस, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 26.4 54 में से जब आप 26.4 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आएगा तकरीबन 27 रेवोल्यूशंस। थीटा इज इक्वल टू 27 रेवोल्यूशन। क्योंकि रेवोल्यूशन की बात हो रही है तो इसका जो आंसर है आपके पास वो पॉइंट्स में नहीं आ सकता, तो आप क्या करेंगे, यानी ये 26.4 है तो ऑलमोस्ट हमने इसको कंसीडर कर लिया कि 27 है, और 54 में से 27 को माइनस करें तो बाकी भी 27 ही बच गए हैं। क्योंकि रेवोल्यूशन है उसका आंसर पॉइंट्स में नहीं हो सकता, इस वजह से हमने पूरा डिजिट लिखना था, तो आप साथ लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आपके पास आ रही है जो कि 27 रेवोल्यूशन पर सेकंड है। ठीक है, तो 27 रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट की बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो स्टूडेंट ये थी आपके पास एग्जांपल नंबर 5.1। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। मूव करते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 5.2। 5.2 इसका गिवन डाटा क्या आएगा वो अब लिखते हैं हम। एग्जांपल 5.2 कहते हैं 1000 किलोग्राम कार इज टर्निंग अराउंड अ कॉर्नर एट 10 मीटर पर सेकंड एट इट ट्रेवल अलोंग एन आर्क ऑफ सर्कल। कि आपके पास एक कार है, कार का वजन 1000 किलोग्राम है, वो कॉर्नर के ऊपर टर्न लेने जा रही है। ठीक है, सर्कल की फॉर्म में घूमने जा रही है, आर्क की फॉर्म में। If the radius of the circular path is 10 meter, अगर circular path का जो radius है वो 10 मीटर हो, how large the force must be exerted by the pavement of the tires to hold the car in circular path। ठीक है, और उसके बाद जो वेलोसिटी दी हुई है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो आपने फाइंड क्या करना है कि टायरों ने कितनी फोर्स लगाकर कार को सर्कल में घुमाए रखा या सर्कल में जकड़े रखा, सर्कल से उसको आउट नहीं होने दिया, वो कितनी फोर्स लगी थी वो आपने कैलकुलेट करनी है। यानी इधर जो फोर्स की बात हो रही है, जो सर्कल की बात हो रही है, तो आपके माइंड में ये पढ़ते ही बात ध्यान में आ जानी चाहिए कि अब इधर जो फोर्स की बात हो रही है स्टूडेंट, वो बात हो रही है सेंटीमीटर फोर्स की। ठीक है, इधर जो फोर्स की बात हो रही है कौन सी फोर्स आपके पास आएगी, वो फोर्स आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में बताया जा रहा है मास ऑफ कार is equal to m is equal to 1000 किलोग्राम। उसके बाद वेलोसिटी is equal to v is equal to 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके पास रेडियस आ रहा है, रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 10 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये तीन वैल्यू आपको गिवन है, और अगर आप देखें गौर मुशाहिदा करें तो जो तीनों ही वैल्यूज है वो अपने बेस यूनिट्स में आ रही हैं। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को यहाँ से चेंज नहीं करेंगे बल्कि एज इट इज रहने देंगे। तो टू फाइंड क्या आएगा इसके अंदर, हमने मालूम क्या करना है, टू फाइंड स्टूडेंट कह रहे हैं कि आपने फाइंड करनी है रिक्वायर्ड फोर्स, कि कितनी फोर्स रिक्वायर होगी इसको सर्कल में घुमाने के लिए, या टायर में कितनी फोर्स लगाई थी वो आप फाइंड करेंगे। कहते हैं द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द कार इन सर्कुलर पाथ विल बी सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है, कि वो फोर्स जो कार को सर्कुलर पाथ में घुमाए रखेगी वो कहलाती है सेंटीमीटर फोर्स। एंड वी नो दैट सेंटीमीटर फोर्स, we know that centimeter force is equal to Fc is equal to mv square divided by r। Fc is equal to mv square divided by r। अब आपने सिंपल स्टूडेंट इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल आएगी। m आपके पास आ रहा है 1000, v आपके पास आ रहा है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10।
और ये वाला 10 स्क्वायर के साथ कट गया, बाकी रहेंगे आपके पास FC इज इक्वल टू, जब आप 1000 को 10 के साथ जब देंगे तो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 10,000। ठीक है, फोर्स न्यूटन यूनिट होता है इसका, 10,000 न्यूटन। अब अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो FC इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर कितने जीरो आ रहे हैं 4, 10 की पावर 4 न्यूटन। ये दोनों वैल्यूज आप लिख सकते हैं फोर्स के लिए कि 1000 किलोग्राम वजनी कार को सर्कल में घूमने के लिए जो फोर्स रिक्वायर होगी वो फोर्स कितनी रिक्वायर होगी, वो आएगी आपके पास 10,000 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल थी। आई होप कि आप समझ भी पाए होंगे। क्या था आपके पास गिवन, एक तो कार का मैथ था, एक तो वेलोसिटी थी और एक रेडियस था। इसकी मदद से आपने निकाला कि फोर्स यानी सर्कल में बात हो रही थी गाड़ी को घूमने की, तो आपके पास जो फोर्स आएगी वो आएगी सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स के बाद आपका जो फार्मूला आया था F mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और Fc की वैल्यू सिंपल पुट की 10 ये और 10 का स्क्वायर, ये वाला 10 इस स्क्वायर के साथ कट गया, बाकी 1000 को 10 के साथ जब देंगे तो आपके पास आ जाएगा 10,000। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1 × 10 की पावर 4 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास वैल्यू आ गई Fc यानी सेंटीमीटर फोर्स की। ये आपके पास एग्जांपल थी 5.2। आगे अगर फर्दर मूव करें एग्जांपल नंबर 5.3। 5.3 और इसके लिए इसका जो गिवन डाटा आएगा वो क्या आएगा उसको भी देखते हैं। गिवन डाटा स्टूडेंट कहते हैं, स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूँ एग्जांपल नंबर 5.3 की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये वाली, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी आपने इसी तरह से इनको प्रिपेयर करना है। कहते हैं अ बॉल tied to end of a string is swung in vertical circle of radius r under the action of gravity as shown in। ठीक है, कहते हैं आपके पास एक बाल था, एक बाल को आपने क्या किया कि रस्सी के एंड के साथ बांध दिया, और रस्सी के साथ बांधने के बाद उसको वर्टिकल डायरेक्शन में या वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। वर्टिकल सर्कल किस फॉर्म में होगा, आपने इस तरह घुमाना है। ठीक है, इस फॉर्म में आपके पास सर्कल आ रहा है। जो हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है वो यानी हमारे सर के ऊपर जो सर्कल रहता है उसी को इस तरह घुमाते हैं, वो जो सर्कल बनता है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। लेकिन इस एग्जांपल में बता रहे हैं कि जो सर्कल बन रहा है वो परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी आप रस्सी को इस फॉर्म में घुमाना है। ठीक है, अपनी साइड पर ऐसे घुमा लें, लेकिन ऊपर को नहीं घुमाना, एक साइड का आपने घुमाना है, तो आपके पास जो सर्कल बनेगा वो सर्कल आएगा स्टूडेंट परपेंडिकुलर सर्कल। What will be the tension in the string when the ball is at point A the ball and its velocity is at point, कि इसकी जो टेंशन क्या होगी, इसकी जो वेलोसिटी स्पीड क्या होगी आपने फाइंड करनी है। गिवन डाटा स्टूडेंट कहते हैं बॉल इज मूविंग इन सर्कल thus the force acting on the ball must provide the required centimeter force। ठीक है, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉल। इस केस में आपके पास जो फोर्स है वो दो फोर्सेस एक्ट कर रही है। ठीक है, अगर सर्कल की फॉर्म में इसको एग्जांपल के तौर पर डायग्राम में ठीक है बनाना चाहे तो अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इस फॉर्म में रस्सी आपका जो बॉल है वो मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे को इधर पॉइंट आपके पास है ए। ठीक है, इस पॉइंट ए के ऊपर कुछ फोर्स लग रही है। एक तो टेंशन की फोर्स है जो क्या करती है, नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। ठीक है, टेंशन, और इसके बाद एक फोर्स इधर को लग रही है जो इसको दायरे में घुमा रही है, और वो कहलाएगी आपके पास सेंटीमीटर फोर्स, आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, एक टेंशन की फोर्स आ रही है, दूसरी आपके पास फोर्स आ रही है वेट की। ठीक है, दो फोर्सेस इस स्ट्रिंग के ऊपर एक्ट कर रही है। नंबर 1 टेंशन की फोर्स और नंबर 2 आपके पास जो है वो वेट की फोर्स होगी। तो इस केस में कहते हैं कि सेंटीमीटर फोर्स लग रही है जो सर्कल में घूम रहा है, तो पॉइंट ए के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। नंबर 1 टेंशन इन स्ट्रिंग टी, वेट ऑफ द बॉल डब्ल्यू। अब इसमें जो गिवन है वो यही है, टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू टी और वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू, और वेट आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू। फिर टेंशन इन स्ट्रिंग टी
ठीक है। अब फाइंड भी आपने क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड भी आपने ही करना है कि जो स्ट्रिंग में टेंशन आ रही थी वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग आप फाइंड भी ये करेंगे, क्योंकि अमल तो कर रही थी लेकिन कितनी अमल कर रही थी, कितनी एक्यूरेट थी हमारे पास वैल्यू नहीं आई। इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन ड्रा करेंगे जो कि फिगर जो आपके पास फिगर के हवाले से कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, सारी ओरल बताई गई है, सिंपल स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट से बताई गई है। तो इसके लिए आप कोई वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे बल्कि एक्सप्रेशन ड्रा करेंगे कि जो टेंशन का एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या एक्सप्रेशन आएगा। कहते हैं दीज फोर्सेस दैट इज टेंशन एंड डब्ल्यू एक्ट अलोंग द रेडियस एट पॉइंट ए, कि पॉइंट ए के ऊपर एज अ रेडियस, ए की पॉइंट के ऊपर रेडियस एज अ रेडियस पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। So their vector sum must furnish the required centripetal force। अगर उनका वेक्टर सम लें तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। कहते हैं कि अगर इनका सम ले लें तो सम किसके बराबर आएगा, वो सम बराबर आएगा किसके इक्वल, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। अगर हम कैलकुलेशन को देखें, कैलकुलेशन में हम सम ले रहे हैं t प्लस w is equal to mv square divided by r, mv square divided by r। अब चूंकि स्टूडेंट आपने टेंशन फाइंड करनी है तो टेंशन के साथ w इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस w, and we know that w is equal to mv square divided by r और w is equal to mg। जो आपके पास W आता है, W की वैल्यू आती है वो आती है mg के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम m इधर भी मौजूद है, m इधर भी मौजूद है, अगर हम क्या करें m दोनों तरफ से कॉमन ले लें तो m कॉमन v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस g, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी टेंशन के लिए। कहते हैं if v square over r is equal to g then tension T will be 0 and the centripetal force is just equal to the weight। कि जब g की वैल्यू क्या हो, ये दोनों वैल्यू 0 हो तो यानी एक दूसरे के इक्वल आ रही हो, मैं लिख देता हूं if v square over r is equal to g, ये दोनों वैल्यू बराबर हो then T will be 0, उस वक्त जो आपके पास टेंशन आती है, टेंशन क्या आएगी, वो आती है 0 एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड FC सेंट्रीपिटल फोर्स must be equal to the weight W। ठीक है, उस वक्त जब टेंशन 0 हो जाए, टेंशन के 0 होने से जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स और जो वेट होगा वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 5.1, 5.2 और 5.3 और जो कि तीनों ही बोर्ड पर इस वक्त सॉल्व है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 5.4 की तरफ। उसमें क्या बताया जा रहा है हमें, अब उसको हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 5.4 पहले मुझे ये बोर्ड साफ करना पड़ेगा ताकि आगे वाले एग्जांपल को हम भी सॉल्व कर सके। तो चलते हैं इसको रेज करने। ये तो स्टूडेंट मैं एग्जांपल नंबर आपके पास जो 5.4 आ रही है, एग्जांपल 5.4 उसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ। एक लेंथ स्टेटमेंट एग्जांपल है ये वाली। कहते हैं द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम, कि जो जमीन का मास है वो दिया हुआ है। द डिस्टेंस आर फ्रॉम अर्थ
टू द सन इज, कि जो अर्थ का और सन का जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है। एज सी फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ स्टार, ठीक है, नॉर्थ स्टार से देखें, द अर्थ रिवॉल्व काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सन, ठीक है, अगर नॉर्थ से देखें तो जो अर्थ है वो क्लॉकवाइज सूरज की गिर्द रिवॉल्व करती है, घूमती है। Determine the orbital angular momentum of the earth about the sun, assuming that it traverses a circular orbit about the sun once year 3/6, ठीक है। उसके बाद जो टाइम दिया हुआ है, 1 ईयर का टाइम दिया हुआ है कि एक साल के अंदर जो जमीन है वो घूमती है, ठीक है। तो ये बात वैसे भी हकीकत है कि जमीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में वो कितना अरसा लगता है, वो अरसा लगता है तक ऑलमोस्ट 1 ईयर, ठीक है, एक साल का चक्कर अरसा लगता है। तो अब इसका जो गिवन डाटा आपके पास या हमारे पास आ रहा है, वो गिवन डाटा क्या है उसको लिखते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें दिया हुआ है मैस ऑफ अर्थ, तो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, मैस ऑफ अर्थ is equal to me is equal to 6 into 6.0 into 10 की पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। ये आपके पास मैस ऑफ अर्थ है, जमीन का मैस है। उसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन, डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1.50 into 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। ये भी डिस्टेंस में आ रहा है। उसके बाद टाइम आपके पास क्या आ रहा है, इज इक्वल टू टी, वो आपके पास आ रहा है 1 ईयर। 1 ईयर को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3.16 into 10 की पावर 7 सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। एक साल का अरसा था, और अगर आप एक साल में सेकंड्स की तादाद को मालूम करना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सेकंड में, एक ईयर में कितने दिन होते हैं 365, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, 365 को 24 के साथ जरूर करेंगे। फिर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक साल के जो सेकंड्स हैं स्टूडेंट्स वो आ जाएंगे। अगर डायरेक्ट वैल्यू याद रखना चाहें जो कि उन्होंने दे दी हुई है हमें, ठीक है, गिवन में ही दी हुई है वैल्यू, हम वही यूज करेंगे। वो दी हुई है 3.16 into 10 की पावर 7 सेकंड, ये आपके पास टाइम आ रहा था। आगे आपने जो फाइंड करना है वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। टू फाइंड आपके पास क्या आ रहा है, टू फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल नॉट, और ये आप क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब कैलकुलेशन की तरफ जो बढ़ेंगे ना, कैलकुलेशन में कहते हैं यूजिंग फार्मूला L इज इक्वल टू, यूजिंग फार्मूला L नॉट इज इक्वल टू mv नॉट इनटू r, ठीक है। ये आपके पास एक फार्मूला आ रहा था, तो कहते हैं वेयर v नॉट ऑर्बिटल स्पीड एंड v नॉट इज इक्वल टू s ओवर t as s is equal to 2 pi r, and when s is equal to 2 pi r is equal to distance traveled in 1 year, then t become the time period t, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले आप निकालेंगे v नॉट की वैल्यू, ठीक है। v नॉट जो आपके पास आता है, क्योंकि m आपके पास मौजूद है, r भी मौजूद है, लेकिन v नॉट, ठीक है, v नॉट आपके पास मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे। इस फार्मूला तो हमने लिख लिया, लेकिन इस फार्मूले को फिलहाल हम यहाँ स्टॉप करके आगे मूव करेंगे v नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो v नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट कहते हैं v नॉट क्या है, v नॉट इज इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड,
v naught is equal to orbital speed is equal to v naught is equal to s over t। s जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, और s को हम क्या कह सकते हैं फिर, s इज इक्वल टू 2 पाई r। अब आपने क्या करना है, v naught इज इक्वल टू 2 पाई r, और जो आपके पास ये टाइम आ रहा है s ओवर t, तो ये बन जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। क्योंकि एक साल की बात हम कर रहे थे, तो आपके पास जो स्मॉल टी था वो कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड बन जाएगा। तो आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है इधर, और ये जो आपके पास टी था ये भी टी आपके पास कैपिटल टी था। अब स्टूडेंट अगर वैल्यूज को पुट करें, v इज इक्वल टू 2 एज इट इज पाई 3.14, r की वैल्यू आपके पास आ रही है 1.50 into 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय t आपके पास था 3.16 into 10 की पावर 7, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को आपने पुट किया इस फार्मूले के अंदर, तो आपके पास जो लास्ट आंसर आ रहा है v के लिए, अब अगर इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल वाला वो आ रहा है 2.981। v naught is equal to 2.981 into 10 की पावर 14 into 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास वैल्यू आ गई v naught की, जो कि ये वैल्यू आप v naught की अब इस फार्मूले में जो जनरल फार्मूला था आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, उसमें पुट करेंगे। उसमें पुट करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर है, जो फाइनल आंसर आपको चाहिए था एंगुलर मोमेंटम का, वो आपके पास आ जाएगा। अब पुटिंग वैल्यू इन फार्मूला, नाउ पुटिंग वैल्यू इन फार्मूला, ये जो फार्मूला था आपके पास मेन वाला, उसमें आप वैल्यूज को पुट करेंगे। एल नॉट हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू m आपके पास आ रहा था l इज इक्वल टू m v नॉट इनटू r, तो l नॉट इज इक्वल टू m आपके पास था 6 इनटू 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई बाय v नॉट आपके पास आया 2.98 इनटू 10 की पावर 4, और r आपके पास आ रहा था 1.5 इनटू 10 की पावर 11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने सारी की सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर दी। अब आपने क्या करना है, पहली दोनों टर्म्स को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट 6. अब जो आंसर आपके पास आएगा स्टूडेंट, पहले आपने क्या करना है, सारी जो 10 की वैल्यूज हैं आपने उनको सेपरेट कर लेना है। क्योंकि अभी जो आंसर एक शॉर्टकट के तौर पर यहाँ पे तो कैलकुलेटर को सॉल्व की हम सिंपल करने की कोशिश करें। 6 मल्टीप्लाई 2.981 मल्टीप्लाई 1.5 इनटू 10 की पावर, अब ये थी 24 प्लस 11 प्लस 4, यानी अब n नॉट इज इक्वल टू 6। अब अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट 10 की पावर्स, तो आपके पास आंसर आएगा 26.7 1 2 3। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ रहा है 26.7, फिर इनटू 10 की पावर 24 प्लस 11 35 प्लस 4 39, 10 की पावर आपके पास आ जाएगा 39। तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट 26.7 into 10 की पावर 39। अगर पॉइंट को फर्स्ट आंसर डिजिट के बाद रखें तो n नॉट इज इक्वल टू 2.67 into 10 की पावर 1 into 10 की पावर 39। पॉइंट्स हम राइट से लेफ्ट लेकर आते हैं तो हमारे पास 10 की पावर में प्लस 1 का इजाफा होता है, तो इसमें 1 और 39 को ऐड करेंगे तो आपके पास जो n नॉट का फाइनल आंसर आएगा 2.67 into 10 की पावर 14। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर
5 सेकंड। ये आपके पास आंसर आ जाएगा एल नॉट का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी इसकी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की इस वाली वीडियो में हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए हैं वो एग्जांपल्स हमारे पास 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4 और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी एग्जांपल्स आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल थी, बस थोड़ा सा माइंड में रखते हुए कॉन्सेप्ट को आपने हल करना था इनको। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काम काफी है हमारी इस वीडियो में। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।